हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट फिजिक्स से चैप्टर नंबर 2 जो कि आपका है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसको हम वन शॉट करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी से बेस्ड होगा। और कंप्लीट एनसीईआरटी में जितना भी कॉन्सेप्ट है सारा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को नेक्स्ट पेज से। और अपने सारे दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें सारा कॉन्सेप्ट ऑल कॉन्सेप्ट इसमें बताए जाएंगे। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो हमको समझना पड़ेगा पहले कि ह्यूमन आई का मतलब क्या होता है। ह्यूमन आई, आइए इसको समझ लेते हैं, डिटेल में इसको समझते हैं। ह्यूमन आई का मतलब क्या होता है हम यहाँ पे समझेंगे। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, आपके पेपर में अगर आ जाए ह्यूमन आई का डायग्राम बनाने के लिए तो आपको यही वाला डायग्राम बनाना है। और जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए ह्यूमन आई को समझते हैं। ह्यूमन आई क्या होता है। सेंस ऑर्गन फॉर विजन, देखने के लिए एक सेंस ऑर्गन होता है जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन आई, लोकेटेड इन द आई सॉकेट। जो आपके आँख का सॉकेट होता है ना, आई सॉकेट, वहाँ पे क्या होता है प्रेजेंट होता है हमारे स्कल के जो आई सॉकेट है, स्कल का जो आई सॉकेट है वहाँ पे आपका ह्यूमन आई प्रेजेंट होता है। और एक इसमें हेल्प करता है, देखने में हेल्प करता है। और जो लाइट हमारे पास है हमारे आँखों में आता है और कलर जो है उनको डिटेक्ट यानी उनको पहचानने में मदद करता है। यानी ह्यूमन आई क्या करता है, ह्यूमन आई एक सेंस ऑर्गन है, देखने के लिए यानी विजन करने के लिए एक सेंस ऑर्गन है जो कि हमारे आई सॉकेट के स्कल के आई सॉकेट में प्रेजेंट होता है। और हेल्प करता है कि लाइट को डिटेक्ट करने में और कलर्स को डिटेक्ट करने में आपका ह्यूमन आई हेल्प करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ह्यूमन आई आपको क्लियर होगा। कंप्लीट ह्यूमन आई मतलब उसका डेफिनेशन अगर कोई पूछे कि ह्यूमन आई होता क्या है तो आप बोलोगे कि ह्यूमन आई एक सेंस ऑर्गन है जो कि देखने में हेल्प करता है, हमारे स्कल के आई सॉकेट में वो प्रेजेंट है और हेल्प करता है लाइट और कलर को डिटेक्ट करने में। उम्मीद करता हूँ कि ह्यूमन आई का इंट्रोडक्शन आपको क्लियर होगा। अब आते हैं एक एक करके इनके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। जो इनका पार्ट दिख रहा है आपको ना, इसमें देखिए ह्यूमन आई में पहले आपको फिगर से बता देता हूँ। ह्यूमन आई में पहला पार्ट होता है इसका कॉर्निया। क्या होता है दोस्तों, कॉर्निया। उसके बाद आपका आता है आइरिस, उसके बाद आता है आपका प्यूपिल, उसके बाद आपका आता है एक्वस ह्यूमर, उसके बाद आपका आता है क्रिस्टलाइन लेंस जिसको हम बोलते हैं आई लेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकेशन, कॉर्निया एकदम बाहर में ट्रांसपेरेंट लेयर की तरफ प्रेजेंट होता है। आइरिस उसके अंदर देखिए यहाँ पे क्या है, आइरिस यहाँ पे दोनों तरफ क्या है दोस्तों, यहाँ पर आइरिस प्रेजेंट है। और प्यूपिल आइरिस के बीच में यहाँ पर प्यूपिल प्रेजेंट होता है। और प्यूपिल और यहाँ पे जो कॉर्निया है ना, इनके बीच में यहाँ पर एक्वस ह्यूमर नाम का एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। उसके बाद आपका क्रिस्टलाइन लेंस यानी कि आई लेंस प्रेजेंट होता है। और आई लेंस के बगल में दो सीलरी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, इनका फंक्शन अभी आगे देखेंगे हम। और इसके बाद जो आपके पूरे आई में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं दोस्तों, विट्रस ह्यूमर। और उसके बाद आपका आता है रेटिना, जिस पे हमको इमेज दिखता है यानी कुछ भी हमको दिखता है तो रेटिना पे दिखता है। और उसके बाद एक नर्व होता है ऑप्टिक नर्व, जो कि सिग्नल्स को हमारे ब्रेन्स के पास ले जाता है। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा आपको फिगर से। अब आते हैं इनके एक एक पार्ट को इनके डेफिनेशन से समझते हैं। आइए अब एक एक पार्ट को स्टार्ट करते हैं। यानी कि पहला पार्ट आपका कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया एक आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को क्या कर देता है, पहले ही रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या करता है, मोस्टली लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है हमारा कॉर्निया। रिफ्रैक्ट कर देता है यानी कि बेंड कर देता है। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन यानी बेंडिंग ऑफ लाइट। कॉर्निया क्या करता है, कॉर्निया एक आउटर मोस्ट यानी सबसे बाहर का लेयर होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को पहले ही रिफ्रैक्ट कर देता है। उसके बाद आता है हमारा आइरिस। आइरिस क्या होता है, रिंग लाइक होता है, एक मस्कुलर टिश्यू से बना होता है, कॉर्निया के बगल में होता है। यानी कॉर्निया के बाद यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे रिंग लाइक होता है। देखिए यहाँ पर रिंग है, बीच में तो रिंग बन रहा है लेकिन किनारे किनारे के आपका किनारे किनारे आपका यहाँ पर है आइरिस। यही बोल रहे हैं कि रिंग लाइक होता है
कॉर्निया के बिहाइंड में, और जो कि क्या करता है, आई को क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि कलर को पहचाने, और जो प्यूपिल का आपका जो साइज होता है ना, बीच में जो प्यूपिल है उसके साइज को कम या फिर ज़्यादा करता है या फिर एडजस्ट करता है। क्या करता है हमारा आइरिस, आइरिस एक रिंग लाइक मस्कुलर टिश्यू से बना होता है, कॉर्निया के आगे प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे आँख के कलर को डिटरमाइन करता है और क्या करता है, हमारे प्यूपिल के साइज़ को एडजस्ट करता है या फिर बड़ा और छोटा करता है। अब आ जाते हैं हमारा प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है, स्मॉल ओपनिंग होता है आइरिस का। क्या होता है दोस्तों, प्यूपिल स्मॉल ओपनिंग होता है हमारे आइरिस का, और जो कि कंट्रोल करता है कि लाइट एंट्री हमारे आँख में कितनी हो रही है। प्यूपिल क्या होता है, स्मॉल ओपनिंग होता है हमारे आइरिस का, जो कि हमारे आँख के अंदर लाइट के एंट्री को कंट्रोल करता है कि कितना लाइट जाएगा उतना सेंड करता है। तो अब आ जाते हैं एक्वस ह्यूमर। अब तक हमने 3 पार्ट पढ़ लिए, अब आते हैं एक्वस ह्यूमर पे। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, क्लियर फ्लूइड। मैंने बोला ना एक्वस ह्यूमर क्या होता है, फ्लूइड होता है। क्या होता है, फ्लूइड। कॉर्निया और क्रिस्टलाइन लेंस के बीच में फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ये क्या करता है, मेंटेन करता है आई प्रेशर को और कॉर्निया को और लेंस को नरिश करता है। क्या करता है, नरिश करता है, यानी कि उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, किसको, कॉर्निया को और आई लेंस को। क्या करता है एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर एक फ्लूइड होता है जो कि कॉर्निया और आई लेंस के बीच में प्रेजेंट होता है, और आई प्रेशर को मेंटेन करता है, और कॉर्निया और लेंस जो होता है, क्रिस्टलाइन लेंस या फिर आई लेंस होता है, उसको नरिश करता है या फिर मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। अब आता है इस लेंस पे, या फिर हम बोल सकते हैं इसको क्या, हम इसको बोल सकते हैं क्रिस्टलाइन लेंस पे। तो लेंस क्या होता है, फाइबरस, यानी फाइबरस होता है, जेली लाइक होता है, कॉन्वेक्स लेंस। कोई भी पूछे कि आपके आँख में कौन सा लेंस है, तो आप क्या बोलेंगे, आप हमारे आँख में कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है दोस्तों, कॉन्वेक्स लेंस हमारे आँखों में प्रेजेंट है। ये फाइबरस होता है या फिर जेली लाइक होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है, जेली लाइक कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो कि क्या करता है दोस्तों, जो लाइट आती है ना उसके ऊपर, जो हमारे कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर लाइट आता है उसको फोकस कर देता है, किस पे, यहाँ पे जो रेटिना है उस पर फोकस कर देता है, और यहाँ पर फोकस करता है रेटिना पे जो भी लाइट आती है। तो और कैसा इमेज बनाता है, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कैसा बनाता है, रियल और इन्वर्टेड, जो कि आपके रेटिना पे जाके क्या हो जाता है, सीधा यानी कि इरेक्ट हो जाता है। यही सिंपल्स क्या है आपका लेंस या फिर आई लेंस है। क्या हमने पढ़ा है यहाँ पर, आई लेंस में है, आई लेंस एक फाइबरस है, जेली लाइक कॉन्वेक्स लेंस है, जो कि क्या करता है, रेटिना पर जो भी लाइट हमारे आई पे पड़ती है उन लाइट्स को रेटिना पे फोकस करवाता है और एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बना देता है। अब आते हैं सिलरी मसल्स। क्या होते हैं, सिलरी मसल्स हैं, होल्ड एंड एडजस्ट द लेंस कर्वेचर एंड फॉर फोकस। जो आपके सिलरी मसल्स होते हैं यहाँ पर, ये लेंस के जो क्या करते हैं, ये लेंस के जो कर्वेचर होता है, यानी हमने पढ़ा था ना यहाँ पर, जो कर्वेचर यानी कितना लेंस क्या है आपका झुका हुआ है, या फिर आप बोल सकते हैं डायामीटर कितना है आपके लेंस का, उसको मेंटेन करता है। और क्या करता है, कहाँ से मेंटेन करता है, उसके फोकस से। लेंस के जो फोकस होगा ना, लेंस के फोकस से मेंटेन करेगा उसका कर्वेचर। इसका कर्वेचर इसके फोकस से क्या करता है, मेंटेन करता है हमारा सिलरी मसल्स। तो इसका सिंपल से एक काम है कि ये लेंस के कर्वेचर को मेंटेन करेगा उसके फोकस से। अब आ जाता है रेटिना। रेटिना क्या होता है, रेटिना सिंपल सा आप समझिएगा, एक मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है, जिसके अंदर सेंसिटिव सेल्स पाए जाते हैं। कैसे सेल्स हैं, सेंसिटिव सेल्स, यानी जो सेंस कर पाए सेल्स हैं। और उन दोनों सेल्स का नाम क्या है, पहला सेल्स है दोस्तों क्या, रॉड सेल, दूसरा आपका है कॉन सेल। तो रॉड सेल क्या करता है, रॉड सेल लाइट के इंटेंसिटी को डिटेक्ट करता है, और जो कॉन सेल होता है वो प्राइमरी कलर्स को डिटेक्ट करता है। किसको, प्राइमरी कलर को डिटेक्ट करता है। यानी आप जो भी कलर देखते हैं वो कॉन सेल के द्वारा ही, कॉन सेल के होने से ही देखते हैं, वरना आप कलर्स को नहीं देख पाएंगे। तो सिंपल हमने यहाँ पर रेटिना समझ लिए, जो कि मेम्ब्रेन जैसा होता है, और वो लाइट को सेंस करने वाले सेल भी पाए जाते हैं वहाँ पे। अब आते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करता है, जो भी हम देखे होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम देखे होते हैं उसको रेटिना से लेकर ब्रेन तक क्या क्या कर देता है, पहुँचा देता है। आ जाता है हमारा विट्रस ह्यूमर, यानी जो इसके बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है, ये क्या करता है,
ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और आई के शेप को मेंटेन करता है। क्या करता है? आई के शेप को मेंटेन करता है और न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है हमारे आई में, यहाँ पे सारे पार्ट्स में। अब आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा क्या, इसका नाम है दोस्तों स्क्लेरा। ये टफ वाइट कवरिंग होता है आई का, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये अगर कोई भी पूछे कि आई कवर किससे होता है, तो आप बोलेंगे क्या, आई कवर होता है स्क्लेरा से, जो कि टफ होता है, वाइट कलर का होता है, आउटर कवरिंग होता है आई का, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे आई को। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर पार्ट्स ऑफ आई क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर टोटली हमने इतने पार्ट्स बने, तो कॉर्निया सबसे बाहरी लेयर होता है, आइरिस लेयर रिंग लाइक होता है, मस्कुलर होता है, कॉर्निया के बाद प्रेजेंट होता है आई के कलर को, और जो प्यूपिल का साइज है उसको एडजस्ट यानी मेंटेन करता है। प्यूपिल का होता है, प्यूपिल स्मॉल ओपनिंग होता है आइरिस का, आइरिस में, और ये कंट्रोल करता है कि कितना लाइट हमारे आंखों के अंदर जाएगी। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, फ्लूइड होता है, जो कि कॉर्निया और लेंस के बीच में प्रेजेंट होता है और मेंटेन करता है आई के प्रेशर को, और कॉर्निया और लेंस को क्या देता है, नॉरिसेस करता है या फिर मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है हमारा आई लेंस। आई लेंस क्या होता है, फाइब्रस होता है, जाली लाइक होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो कि रेटिना पर लाइट जो भी पड़ती है उसके ऊपर, वो लाइट को रेटिना पे फोकस करवाता है और एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बना देता है। सिलरी मसल्स क्या होता है, सिलरी मसल्स हमारे लेंस के कर्वेचर को मेंटेन करता है और फोकस से मेंटेन करता है हमारे लेंस के कर्वेचर। रेटिना क्या होता है, रेटिना एक मेम्ब्रेन होता है, जो कि लाइट को सेंस करने वाले सेल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। उसमें पहला होता है रॉड, दूसरा होता है कॉन। रॉड क्या करता है, लाइट के इंटेंसिटी को मेंटेन डिटेक्ट करता है, और कॉन क्या करता है, कलर्स को क्या करता है, सेंस करते हैं। ऑप्टिक नर्व क्या करती है, जो भी हमारे रेटिना पर इमेज बने हैं उस इमेज को ब्रेन तक पहुंचाता है हमारा ऑप्टिक नर्व। विट्रस ह्यूमर क्या करता है, विट्रस ह्यूमर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है हमारे आई को और आई का शेप मेंटेन करता है। स्क्लेरा क्या करता है, आई का प्रोटेक्शन होता है, उसी को बोलते हैं हम स्क्लेरा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका क्या है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या है दोस्तों, पावर ऑफ एकोमोडेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आइए इसको भी हम समझते हैं कि क्या होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन सिंपली होता है आई का एबिलिटी। क्या होता है, ह्यूमन आई का एबिलिटी होता है फोकस एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ, द आई लेंस कंट्रोल्ड बाय सिलरी मसल्स। सिंपली पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, ये ह्यूमन आई का एक ऐसा एबिलिटी होता है जो कि फोकस करता है, लाइट को फोकस करता है ऑब्जेक्ट को अलग अलग डिस्टेंसेस पे अपने फोकल लेंथ को चेंज करके आई लेंस का, और ये सिलरी मसल्स कंट्रोल करते हैं। यानी सिंपल सा पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब हो जाएगा कि ये ह्यूमन आई का एक ऐसा एबिलिटी है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस कर पाता है या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाता है अलग अलग डिस्टेंस पे। यानी कि अगर आप यहाँ पे रहेंगे तो आप यहाँ पर नियर, अगर आप यहाँ पे रहेंगे तो आप यहाँ पर नियर वाले को भी देख पाएंगे, आप यहाँ पे दूर वाले को भी देख पाएंगे। यही सिंपल क्या है, पावर ऑफ एकोमोडेशन, यही एबिलिटी है ह्यूमन आई की। कैसे दिखता है ये, अपने फोकल लेंथ को, यानी जो अपना लेंस होता है ना, वो अपने फोकल लेंथ को चेंज करके ऐसा काम करता है, और सब सिलरी मसल्स कंट्रोल करते हैं। कौन कंट्रोल करता है, सिलरी मसल्स। सिंपली आप क्या बोलेंगे, पावर ऑफ एकोमोडेशन एक ऐसा एबिलिटी है ह्यूमन आई की जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस करता है या फिर हमको देखने देता है अलग अलग डिस्टेंस पे, कैसे चेंज करके अपने फोकल लेंथ को चेंज करके देखने देता है, और इस सिलरी मसल्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। सिलरी मसल्स, इससे सिलरी मसल्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा कि हमारे आई के लिए नियर पॉइंट क्या होगा और फार पॉइंट क्या होगा। तो नियर पॉइंट क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन विदाउट टिपिकली 25 किलोमीटर ऑफ अ नॉर्मल आई। एक नॉर्मल आई के लिए मिनिमम डिस्टेंस वो कितना देख पाएगा, नॉर्मल आई मिनिमम डिस्टेंस देख पाएगा 25 सेंटीमीटर। ये क्या होता है, नियर पॉइंट होता है। और फार पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट जानते हैं कि इन्फिनिटी होता है। क्या होता है दोस्तों, फार पॉइंट आपका इन्फिनिटी होता है। कैसे काम करता है, जो आपके सिलरी मसल्स होता है ना, जब वो रिलैक्स होता है तो जो लेंस होता है वो थिन यानी पतला बन जाता है और फोकल लेंस अपना इंक्रीज कर लेता है। और जब सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिलरी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लेंस जो होता है थिक बन जाता है और अपने फोकल लेंथ को डिक्रीज़ कर लेता है या फिर कम कर लेता है अपने फोकल लेंथ को।
ऐसा ही आपका क्या होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी कि अपना लेंस जो है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट को देख पाता है अपने फोकल लेंथ को चेंज करके। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि पढ़ना है आपका ह्यूमन आई के। ह्यूमन आई में क्या क्या डिफेक्ट होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे ह्यूमन आई में, और उनका कैसे करेक्शन किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले डिफेक्ट से, जो कि क्या है आपका मायोपिया। मायोपिया को हम बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर नियर साइटेडनेस। क्या बोलते हैं? नियर साइटेडनेस। ये कैसे होता है, आइए इसके बारे में अच्छे से समझते हैं कि मायोपिया क्या होता है। मायोपिया कंडीशन में आदमी क्या करता है, जो भी पास के ऑब्जेक्ट होते हैं ना उनको क्लियरली देख पाता है, लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं उनको क्लियरली देख नहीं पाता है। यानी जो फार होता है ना वो इन्फिनिटी से भी कम होता है। मतलब कि जो भी इंसान होगा उसको अगर मायोपिया हुआ रहेगा तो वो पास के ऑब्जेक्ट को तो अच्छे से देख लेगा, लेकिन जो भी दूर के ऑब्जेक्ट होंगे उसको देख नहीं पाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, कैसे कैसे क्या कारण होता है मायोपिया के लिए? तो कारण आपका सिंपल से होता है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। जो आपके आई लेंस का कर्वेचर है ना वो बहुत ही ज़्यादा हो जाना है या फिर बढ़ जाना है। यानी जो आपके आई लेंस का कर्वेचर है वो बढ़ जाता है, तो आपका यहाँ पर हो जाता है मायोपिया। और क्या होता है, एक और होता है जो आपका आई बॉल होता है ना, आई बॉल इलोंगेट हो जाता है या फिर लंबा हो जाता है हमारा आई बॉल, उससे भी हमारे यहाँ पर मायोपिया हो जाता है या फिर नियर साइटेडनेस हो जाता है। अब इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, इसका करेक्शन क्या है? इसका करेक्शन सिंपल सा है, कॉनकेव लेंस को लगा देंगे एक सूटेबल, यानी जो भी पावर सूट करेगा उस पावर का हम एक कॉनकेव लेंस को लगा देंगे, तो आपका यहाँ पर मायोपिया क्लियर हो जाएगा। इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा इसका? इमेज फॉर्म करेगा फ्रंट ऑफ रेटिना। जब मायोपिया का केस होगा तो रेटिना से यहाँ पे अगर आपका यहाँ पर रेटिना है ना, तो रेटिना से पहले यहीं पे आपका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, जो कि आपका क्लियरली विजिबल नहीं होगा। तो इसी के केस को हम बोलते हैं मायोपिया। इसका कहेंगे अभी इसका डायग्राम क्या है, इसका रे डायग्राम अभी नेक्स्ट पेज में हम समझेंगे इसका रे डायग्राम कैसे होता है। तो हमने सिंपली यहाँ पे क्या समझ लिया, डिफेक्ट समझा पहला मायोपिया। इसमें क्या होता है, इसमें हम पास के ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। इसमें क्या होता है, जो फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी से कम होता है, क्लोज होता है। इसमें कॉज क्या होता है, एक्सेसिव कर्वेचर, यानी जो आपका आई लेंस होता है उसका कर्वेचर ज़्यादा हो जाता है, या फिर जो आई बॉल होता है वो इलोंगेट हो जाता है। इसका करेक्शन क्या है, हम कॉनकेव लेंस लगा देते हैं एक सूटेबल पावर का। इसमें इमेज कैसा फॉर्म होता है, इमेज फॉर्म होता है रेटिना से पहले। अब आ जाते हैं हाइपरमेट्रोपिया या फिर फार साइटेडनेस। क्या बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया को? हाइपरमेट्रोपिया को हम बोलते हैं फार साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट यानी जो भी दूर के ऑब्जेक्ट होंगे उनको हम क्लियरली देख पाएंगे, लेकिन जो पास के ऑब्जेक्ट होंगे उसको हम क्लियरली नहीं देख पाएंगे। किसमें? हाइपरमेट्रोपिया के केस में हम दूर के ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे क्लियरली और पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाएंगे। इसका नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर से फार, यानी 25 सेंटीमीटर से दूर ही क्या होता है इसका, यानी 25 सेंटीमीटर आते आते इसको नहीं दिखेगा कुछ भी। और जब 25 सेंटीमीटर यानी जो भी ऑब्जेक्ट इसको दूर होगा वो दूर का ऑब्जेक्ट इसको दिखेगा, और 25 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट इसको नहीं दिखेगा। इसका कॉज यानी इसका कारण क्या है? इसका कारण सिंपल सा है, फोकल लेंथ जो आई का है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या फिर लॉन्ग हो गया है, और जो आई बॉल है ना, आई बॉल आपकी छोटी हो गई है, इसके कारण आपका हो जाता है क्या, हाइपरमेट्रोपिया। इसका करेक्शन क्या है? करेक्शन इसका सिंपल सा है, हम एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया ठीक हो जाएगा। इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, इसमें जो इमेज होता है वो रेटिना के पीछे बनता है या फिर बिहाइंड बनता है रेटिना के पीछे आपका यहाँ पर इमेज बनता है, किसमें, हाइपरमेट्रोपिया में। नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पर प्रेस बायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का रिवाइज करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया को हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, इसमें आदमी पास के ऑब्जेक्ट को देख पाता है, दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है हाइपरमेट्रोपिया में। और इसमें क्या होता है, किस कारण होता है, क्योंकि आपका जो आई फोकल लेंथ होता है आई का वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर आई बॉल जो होता है वो छोटा हो जाता है, इसके कारण आपका होता है हाइपरमेट्रोपिया। इसका करेक्शन क्या है, हमें कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं तो हमारे यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट हो जाता है। इमेज फॉर्मेशन, इमेज हमारे रेटिना के बाद बनता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है, हम पास के ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि किस लिए होता है प्रेस बायोपिया? प्रेस बायोपिया आपका होता है एज बढ़ने के कारण, यानी जब बुढ़ापा हो जाए तब आपको हो जाता है प्रेस बायोपिया।
हम प्रेस बायोपिया को ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हम पास के ऑब्जेक्ट को हम देख नहीं पाते हैं, और इसका जो नियर पॉइंट होता है ना, वो एज के साथ क्या होता है, रेसीड होते जाता है। अब इसका कॉज क्या है? जो आपकी सिलरी मसल्स होती हैं, सिलरी मसल्स आपके वीक हो जाती हैं, तो इसलिए आपका हो जाता है क्या, यहाँ पर प्रेस बायोपिया। और क्या दूसरा कॉज आपका है कि फ्लेक्सिबिलिटी, जो आपकी आई लेंस होता है वो फ्लेक्सिबल नहीं बचता है, इसके कारण भी आपको हो जाता है प्रेस बायोपिया। और इसका करेक्शन क्या है, हम एक बाई फोकल लेंस लगाते हैं, यानी कि एक ऐसा लेंस रहेगा जिसमें ऊपर आपका क्या रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा, और नीचे यहाँ पे आपका क्या रहेगा, ऊपर आपका रहेगा कॉनकेव, और नीचे आपका रहेगा कॉन्वेक्स। ऐसा हम लेंस लगा देते हैं, इसको हम बोलते हैं बाई फोकल लेंस, यानी कि कॉनकेव फॉर डिस्टेंस, यानी दूर के ऑब्जेक्ट के लिए हमको कॉनकेव लगाते हैं, और पास के ऑब्जेक्ट के लिए हम लगाते हैं कॉन्वेक्स। सिंपल से यही है हमारा क्या, प्रेस बायोपिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इससे इमेज कहाँ फॉर्म होता है। इमेज फॉर्मेशन इशू करता है करेक्ट बाय द बाई फोकल लेंथ। इमेज फॉर्मेशन आपका फिक्स नहीं रहता है, बाई फोकल लेंथ लगाते हैं तो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका एस्टिग्मेटिज्म। क्या है दोस्तों? एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है, हम एक हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ना, उनको हमारा जो आई लेंस होता है वो फोकस नहीं करवा पाता। एस्टिग्मेटिज्म एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस को हमारी आई लेंस जो है वो फोकस नहीं करवा पाती है। तो ऑब्जेक्ट क्लियर इन वन प्लेस ऑन वन प्लेन ओनली, यानी कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में या फिर वर्टिकल प्लेन में देख पाएगा हमारा आई ऑब्जेक्ट। अगर सिर्फ और सिर्फ जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना उसको देख पाएगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ जो वर्टिकल प्लेन है उसको देख पाएगा हमारा आई। इसको हम, इसका कारण क्या होता है, जो आपके कॉर्निया का शेप होता है ना वो इरेगुलर हो जाता है, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है। इसका करेक्शन क्या, हम सिलेंड्रिकल लेंस लगाते हैं तो करेक्ट हो जाता है। इमेज फॉर्मेशन, इमेज जो होता है ना, इमेज का क्लियरिटी वो प्लेन के हिसाब से वैरी करता है, यानी कि आपका अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो आपका क्लियरिटी क्या होगा, अगर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में अगर आपका ब्लर हो जाता है इमेज, तो वर्टिकल में भी अगर ब्लर हो जाए, तो इस कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है इसमें इमेज का कंडीशन। तो सिंपल से हमने यहाँ पर डिफेक्ट पढ़ लिया, क्या क्या विजन्स में डिफेक्ट रहता है, 4 डिफेक्ट हमने पढ़े। नेक्स्ट आपका एक और रहता है जिसको हम बोलते हैं कैटरेक्ट, और वो सिंपल से एक कारण से होता है, क्योंकि जो आपका आई लेंस होता है ना उस पर अगर प्रोटीन जमा हो जाएगी तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, कैटरेक्ट, यानी उस कंडीशन में आपको न्यू लेंस लगवाना पड़ता है आर्टिफिशियल। तो अब आते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन, जो हमने यहाँ पर देखी 4 डिफेक्ट ना, इन चारों में से सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का हमको यहाँ पर डायग्राम देखना है, तो आइए इन दोनों का डायग्राम देखते हैं। जो आपके 3 डायग्राम हैं, इन तीनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ पे तीनों डायग्राम बनाने पड़ेंगे। न्यू क्या, देखिए पहले आइए इसको समझते हैं कि इन तीनों डायग्राम में क्या है। नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई, यानी जो हाइपरमेट्रोपिया की आई है उसके पास की पॉइंट, यानी नियर पॉइंट क्या है। यहाँ पर अगर आपका नियर पॉइंट है तो आपका जो यहाँ पर क्या जाएगा, लाइट जाएंगी उसमें से, और लाइट जाके आपके लेंस पे पड़ेगी, और लेंस क्या करेगी, रेटिना पे इमेज बनाएगी। लेकिन जब हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है तो हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या होता है, नियर पॉइंट जो आपका है कम हो जाता है। क्या होता है, नियर पॉइंट कम हो जाता है, और जब आपकी लाइट की रेज जाती है ना, तो उसको जो आपका आई लेंस होता है ना वो आँख के पीछे क्या करता है, मीट करवाता है, यानी आँख के पीछे आपका यहाँ पर इमेज बनती है। तो सिंपल से हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर एक कॉन्वेक्स लेंस पहले इसके आगे लगा देते हैं, तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो पहले से ही जो लाइट की रेज जाती है उसको थोड़ा और बेंड कर देता है, थोड़ा थोड़ा बेंड कर देता है। फिर जो नॉर्मल आई लेंस होता है ना वो फिर आपकी इमेज कहाँ बनाता है, रेटिना पे बना देता है। यही आपका है हाइपरमेट्रोपिया का केस, इसमें आपको 3 डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो अब आते हैं मायोपिया के केस पे। मायोपिया में क्या होता है, फार पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट यहाँ पर अगर है तो अब इमेज तो आपका ठीक बन रहा है, लेकिन अगर फार पॉइंट इन्फिनिटी से भी चला जाएगा दूर तो क्या होगा, यहाँ पर मेट्रोपिक आई है, तो जो आपका इमेज बनेगा ना, इमेज आपके आई लेंस से पहले यहीं पे बन जाएगा। और इसके करेक्शन के लिए हम यहाँ पर एक कॉन्केव लेंस लगाते हैं जो कि पहले से ही कुछ रे को डाइवर्स कर देता है, फिर अपना जो आई लेंस होता है उसको यहाँ पर रेटिना पे बना देता है, तो आपका यहाँ पर हाइपमेट्रोपिया यानी मायोपिया क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे कैटरेक्ट मैंने बता दिया क्या होता है, इसको हम सर्जरी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं क्या एडवांटेजेस ऑफ हैविंग आइज इन फ्रंट ऑफ द फेस।
गिविंग अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ये क्या देते हैं, ये हमको ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को हम देख पाते हैं, ये हमारे आई का एडवांटेज है। इनहेंस द एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट, हमको एक ऐसा एबिलिटी देता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट को भी हम देख पाते हैं जो कि फेंट होते हैं, और एक डायमेंशनल व्यू यानी कई 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 डायमेंशन के हम ऑब्जेक्ट को भी देख पाते हैं अपने आई लेंस के मदद से। क्या है, ये हमारे आई लेंस का एडवांटेज है। क्या है दोस्तों, एडवांटेज हमारे आई लेंस का है। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा आपको। यहाँ पे हमने एडवांटेज समझ लिया, और इसी के साथ हमारा जो ह्यूमन आई का टॉपिक है, क्या है, जो आपका ह्यूमन आई का टॉपिक है, ये ह्यूमन आई का टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब आते हैं कलरफुल वर्ल्ड, किस पे दोस्तों, कलरफुल वर्ल्ड पे। इसमें सिंपल से हमको पढ़ना है ग्लास प्रिज्म के बारे में और कुछ यहाँ पर एटमॉस्फेरिक चीज़ें के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, यानी कि ग्लास के प्रिज्म से हमको रिफ्रैक्शन कराना, यानी आप इसको देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रिज्म। लेकिन प्रिज्म क्या है, प्रिज्म आपका एक ट्रायंगुलर शेप नहीं है, प्रिज्म आपका एक 3D शेप होता है। इसमें क्या होता है, प्रिज्म में आपका तीन जो होता है, यहाँ पर टोटली क्या होता है प्रिज्म में, टोटली आपके यहाँ पर मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूँ कि प्रिज्म में क्या क्या होता है। प्रिज्म में आपके फाइव क्या होते हैं, साइड्स होते हैं, और इन 5 साइड में से क्या होते हैं, तीन जो होते हैं, तीन साइड वो क्या होता है, रेक्टेंगल। और जो दो साइड होते हैं इसके, और जो दो साइड होते हैं दोस्तों, यहाँ पर दो साइड होते हैं, दो साइड वो क्या होता है, ट्राइएंगल होते हैं। क्या होते हैं, ट्राइएंगल। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियर होगा कि रेक्टेंगल कितने होते हैं और ट्रायंगल कितने होते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसको अपने दिमाग में रखिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आप प्रिज्म से रिफ्रैक्शन। तो मैं पहले आपको इस डायग्राम के मदद से समझा देता हूँ, उसके बाद इसको आप रीड कर लीजिएगा। तो प्रिज्म में देखिए, पहले जो रिफ्रैक्शन होगा ना हमारे प्रिज्म में, वो सिर्फ और सिर्फ वाइट लाइट का होगा। किसका, लाइट का। हम यहाँ पर रिफ्रैक्शन कराएंगे वाइट लाइट का। हम इस वाइट लाइट को पहले अगर प्रिज्म पे गिराएंगे, यानी प्रिज्म पे अगर डालेंगे, तो प्रिज्म क्या है आपका, प्रिज्म आपका ग्लास का बना हुआ है। तो जब रेयरर मीडिया यानी एयर जो क्या है, एयर आपका रेयरर है और ग्लास आपका डेंसर है। जब रेयरर से डेंसर जाता है आपका कोई भी लाइट का रे, तो क्या होता है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड करता है। तो जब हम यहाँ पर नॉर्मल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। उसके बाद जब ये दूसरे साइड पे आएगा, प्रिज्म के दूसरी साइड पे आएगा, तो इस साइड में भी क्या हो जाएगा, इस साइड में भी रिफ्रैक्शन होगा। यानी अब डेंसर से रेयरर में जा रहा है। जब डेंसर से रेयरर में जाता है तो नॉर्मल से अवे जाता है। तो हम यहाँ पर नॉर्मल बनाएंगे, और उसकी अवे क्या गया दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके अवे गया क्या, हमारा लाइट का रे। जब यहाँ पर पूरा प्रोसेस हुआ तो इसमें कुछ कुछ नाम है, कुछ रेज के नाम है। तो यहाँ पे आप जानते हैं जो लाइट की रे आई उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, यहाँ पे जो इसको बोलेंगे हम रिफ्रैक्टेड रे, और जो यहाँ पर फाइनली जाती है ना उसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं दोस्तों, इमर्जेंट रे बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। हमने यहाँ पर देखा 3 रे यहाँ पर बना, और यहाँ पर 2 नॉर्मल बनाए, N1 और N2। और इसके बाद अब आते हैं एंगल पे। पहले आप जान जाइए कि प्रिज्म का एक एंगल होता है, यानी कि प्रिज्म का जो अपवर्ड साइड होता है ट्रायंगल का, उसको हम डिनोट करते हैं एंगल ए से, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। उसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपका जब रिफ्रैक्शन हुआ तो यहाँ पे नॉर्मल बना है, और यहाँ पर एंगल आई और यहाँ पर एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट्स और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना है। अब इसके बाद आइए इस नॉर्मल पे, इस नॉर्मल में आप देखेंगे यहाँ पर जब आपका इमरजेंट रे गया है तो यहाँ पर एंगल ऑफ इमरजेंस बना है। क्या बना है, एंगल ऑफ इमरजेंस। और यहाँ पर क्या गया है दोस्तों, यहाँ पर एंगल ऑफ इमरजेंस गया है। तो जब आप इस एंगल ऑफ इमरजेंस को इस ओरिजिनल लाइट का रेस से अगर जोड़ेंगे, यानी कि जब इसको स्ट्रेच करेंगे आगे और इसको भी स्ट्रेच करेंगे, और जहाँ पर भी क्या करेगा, ज्वाइन करेगा ना, तो वहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ पर एक एंगल बनेगा जिसको हम डी से या फिर इस साइन से, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं डेल्टा का साइन या फिर डेल का साइन। इस साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कितना हमारा जो लाइट का रे है वो डेविएट हुआ है। यानी आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि हमारा जो लाइट का रे है ना, इस एंगल पे क्या हुआ, डेविएट हुआ है, यानी कि इस साइड चला गया है। तो यही सिंपल सबका क्या था, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म।
तो अब आइए थोड़ा यहाँ पर कुछ रे पढ़े हैं, यानी कि यहाँ पर नेमिंग हो गया। देखिएगा पीई जो रे है यहाँ पर, जो आपका लाइन है पीई, वो क्या है, वो आपका है इंसिडेंट रे। क्या है, पीई आपका है इंसिडेंट रे। ईएफ जो लाइन है, ईएफ आपका रिफ्रैक्टेड रे। और जो यहाँ पर क्या बना है आपका एफ एस आपका क्या है, इमरजेंट रे। अब आते हैं एंगल पे। एंगल ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ई क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस। और एंगल डी या फिर एंगल डेल्टा क्या है आपका, एंगल ऑफ डेविएशन। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर, हमने यहाँ पर सारे एंगल्स की बात कर ली, यानी इतना यहाँ पर इतना एंगल बनता है, यानी कि 5 एंगल बनते हैं जब आप रिफ्रैक्शन कराएंगे, और 3 यहाँ पर रेज जाती हैं, और यहाँ पर 2 नॉर्मल हैं। यही आपका सिंपल सा क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। इतना ही पढ़ना था आपको ग्लास प्रिज्म के रिफ्रैक्शन में। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर, आपको अगर प्रिज्म का डेफिनेशन नहीं पता, आइए इसको समझ लेते हैं। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है, जिसमें 2 ट्रायंगुलर बेस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर बेस होते हैं लेटरल सरफेस के। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, जो कि लेटरल फेस के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, जितना वो डेविएट हुआ है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट और इमरजेंट, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अब आते हैं डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। जब प्रिज्म से वाइट लाइट डिस्पर्जन होगा, वाइट लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, तब क्या होगा। तो डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट का मतलब क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स व्हेन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट का मतलब है जब हमारा वाइट लाइट 7 कलर में टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जब वो प्रिज्म से पास करेगा, तो उसे ही बोलते हैं हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, द बैंड ऑफ 7 कलर फॉर्म। जो यहाँ पर 7 कलर का जो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हुआ है ना, यहाँ पर जो आपका बैंड फॉर्म हुआ है, इससे ही हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं हम यहाँ पर स्पेक्ट्रम। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। अब आते हैं कलर का सीक्वेंस। कैसे कलर वहाँ पर जब 7 कलर में टूट रहा है हमारा, तो उस कैसे कैसे कलर आएंगे, तो आप इसको लर्न कर सकते हैं निमोनिक्स से। क्या है निमोनिक्स, आपका यहाँ पर विबग्योर, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये आपके कलर्स निकलेंगे। 7 कलर्स टोटली होंगे। तो अगर यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में, अगर यहाँ पर वाइट लाइट गई है, तो प्रिज्म के अंदर ही यहाँ पर रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, यानी 7 कलर में ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। और जब बाहर निकलता है तो यहाँ पे 7 कलर में टूट गया होता है, ब्रेक हो गया रहता है। जिसमें आपका क्या रहता है, जिसमें आपका कितने कलर रहते हैं, यहाँ पर 7 कलर रहते हैं। सबसे नीचे यहाँ पर वॉयलेट रहेगा, यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर गलत बना हुआ है, नीचे आपका वॉयलेट रहेगा, दूसरा आपका ऊपर क्या रहेगा, रेड रहेगा। तो ऐसे करके आपका यहाँ पर क्या होता है, डिस्पर्जन होता है। अब आते हैं क्या क्या कारण होते हैं ऐसे डिस्पर्जन होने का। वेरिंग रिफ्रैक्शन इंडिकेट्स ऑफ डिफरेंट कलर। इंडिक्स ऑफ डिफरेंट कलर, जो रिफ्रैक्शन होता है ना, वो अलग अलग कलर्स में होता है। वेवलेंथ दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण आपका है कि लाइट का जो अलग अलग कलर यहाँ पर गए हैं, उनका वेवलेंथ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ है अलग अलग कलर में। दूसरा एक और पहला कारण में आप लिख सकते हैं क्या, एंगल ऑफ डेविएशन। हर एक कलर का एंगल ऑफ डेविएशन क्या रहता है, अलग अलग रहता है, इसके कारण होते हैं। और दूसरा कि सारे कलर्स का जो वेवलेंथ है, सारे कलर्स का वेवलेंथ अलग अलग होता है। यही था आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर का, जो कि क्या है यहाँ पर रेनबो। क्या है दोस्तों, रेनबो। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं एक और टॉपिक है, वो छोटा टॉपिक है, वो क्या है, न्यूटन का एक्सपेरिमेंट। जो न्यूटन थे ना, वो भी ऐसा एक्सपेरिमेंट किए थे प्रिज्म से लेकर। देखिए न्यूटन का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, यूज अ सेकंड इन्वर्टेड प्रिज्म टू रिकम्बाइन द स्पेक्ट्रम इनटू द वाइट लाइट, प्रूविंग सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। न्यूटन ने सिंपल से एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था, जब यहाँ पर आपका यहाँ पर एक प्रिज्म है ना, इसमें से जब रिफ्रैक्शन हो गया है, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इसकी तुरंत आगे क्या लगा दो, इसके तुरंत आगे एक इन्वर्टेड यानी उल्टा प्रिज्म लगा दो। तो जो सारे लाइट है ना, टकरा के जब यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब यहाँ पर आप एक इन्वर्टेड प्रिज्म लगाएंगे, तो ये सारे लाइट टकरा के क्या हो जाएंगे, रिफ्रैक्ट यानी सीधे हो जाएंगे। और उसके बाद क्या बनाएंगे, उसके बाद एक वाइट लाइट कंबाइन होकर यहाँ पर एक वाइट लाइट, सिंगल लाइट यहाँ पर निकलेगी, इसे ही हम बोलेंगे क्या, ये सिंपल सा क्या है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट, या फिर यहाँ पर न्यूटन का एक्सपेरिमेंट है। अब आते हैं वाइट लाइट क्या होता है, तब से वाइट लाइट बोल रहे हैं। तो वाइट लाइट क्या होता है, एनी लाइट प्रोड्यूसिंग अ सिमिलर स्पेक्ट्रम टू द सनलाइट आर कॉल्ड वाइट लाइट। जो सनलाइट की तरह कोई भी अगर लाइट एक ही जैसा इसी तरह का स्पेक्ट्रम अगर बना देगा इसी तरह का, तो उस लाइट को हम बोलते हैं वाइट लाइट। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्या, कि रेड हैज़ द लीस्ट डेविएटेड कलर एज इट द लार्जेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ।
जो लाल कलर है वो कम से कम डेविएट हुआ है अपने पाथ से, तो इसीलिए इसका वेवलेंथ क्या है, सबसे बड़ा है। और जो वॉयलेट है वो सबसे ज़्यादा डेविएट हुआ है, जिसकी वजह से इसका जो वेवलेंथ है सबसे छोटा है। तो अब आ जाते हैं नेचर की तरफ से कुछ स्पेक्ट्रम होते हैं, जिसमें से पहला आपका आ जाएगा क्या, रेनबो। यानी कि नेचुरल स्पेक्ट्रम में पहला टॉपिक आपका है रेनबो। तो आइए इसको पढ़ते हैं। रेनबो क्या होता है, इसमें सिंपल से क्या होता है, सनलाइट जो होता है ना, सनलाइट का रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्जन होता है अलग अलग कलर में। और जिसमें क्या होता है, पहला आता है क्या, पहले इसमें होता है क्या, डिस्पर्जन होता है, उसके बाद आता है इंटरनल रिफ्रैक्शन, उसके बाद फाइनली रिफ्रैक्शन हो जाता है दूसरी बार। तो यहाँ पर पहले हम डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं, उसके बाद आएंगे उस स्टेटमेंट पे। यानी कि अगर आपकी सनलाइट, ये देखिए पहले रेनबो कब होता है, रेनबो जब बारिश हो रही है और बारिश होने के जस्ट बाद या फिर बारिश हो रही है जब ख़त्म होने वाली रहती है तभी। तो आप जानते हैं कि आपके एटमॉस्फेयर में जब बारिश होती है तो कुछ वाटर ड्रॉपलेट एटमॉस्फेयर में ही रुक जाते हैं। तो उन्हीं वाटर ड्रॉपलेट में अगर सनलाइट पड़ती है तो वो छोटे प्रिज्म यानी स्मॉल प्रिज्म की तरह पे एक्ट करने लगता है। तो यहाँ पर अगर आपका एक वाटर ड्रॉपलेट है उस पर अगर सनलाइट गया है तो वो क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा। यानी कि जब प्रिज्म की तरह एक्ट कर रहा है तो रिफ्रैक्ट करेगा उस लाइट को। जब वो रिफ्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्ट नहीं करता है, यहाँ पर करता है डिस्पर्जन। क्या करता है, यहाँ पर डिस्पर्जन करता है। उसके बाद जब यहाँ पर सेकंड कॉर्नर पे टकराता है तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि जब लाइट गिरी होगी क्या हो जाएगी, बाउंस हो जाएगी यहीं से इंटरनल, यानी अंदर ही अंदर, जिसको बोलते हैं क्या हम, इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद आपका यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, जिसमें क्या होगा, ये जो अलग अलग कलर्स में टूटे थे ना, ये सब क्या होंगे कि रिकम्बाइन करके एक वाइट लाइट बना लेंगे। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ रेनबो, या फिर रेनबो ऐसे ही बनता है। तो आइए रेनबो समझते हैं। रेनबो क्या होता है, एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है जो कि स्काई में अपीयर होता है रेन के बाद। यानी जब रेन हो जाता है, बारिश हो जाता है, उसके बाद ये डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट के कारण होता है, जिसमें क्या होता है, जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट होता है ना एटमॉस्फेयर का, वो क्या करता है, एक्ट करता है किसकी तरह, स्मॉल प्रिज्म की तरह। उसके बाद दूसरा आता है इसका मैकेनिज्म, किस मैकेनिज्म पे काम कर रहा है रेनबो। तो वाटर ड्रॉपलेट जो है वो प्रिज्म की तरह पे एक्ट कर रहा है, जो कि रिफ्लेक्ट कर दे रहा है जो सन की लाइट आ रही है और इंटरनली, और फिर से एक बार और रिफ्लेक्ट कर देता है। तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाता है, वाइट लाइट बन जाता है। अब कलर का सीक्वेंस आपके सामने है, रेड जो ऊपर रहेगा और जो आपका वॉयलेट का रहेगा, वॉयलेट यहाँ पर नीचे रहेगा। तो अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ डायरेक्शन, यानी कि ऑलवेज अपोजिट टू द सन। सन की हमेशा अपोजिट रहेगा रेनबो। क्या रहेगा, सन अगर यहाँ पर है तो रेनबो आपका यहाँ पर अपोजिट रहता है सन का। तो यही सिंपल सा क्या है, रेनबो का यहाँ पर मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन होता है तो पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है यहाँ पर सेकेंडरी रिफ्रैक्शन। क्या होता है, प्राइमरी रिफ्रैक्शन और सेकेंडरी रिफ्रैक्शन। तो किसी इस दोनों में से ना, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी में, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस है कि प्राइमरी में क्या होता है, रेड आपका क्या रहता है, ऊपर रहता है। तो प्राइमरी में आपका वॉयलेट ऊपर रहेगा और रेड नीचे रहेगा, और यहाँ पर क्या होगा, इसमें आपका वॉयलेट यहाँ पर रहेगा रेड। यही सिंपल सा डिफरेंस हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है या फिर सेकेंडरी हो सकता है। यही सिंपल सा डिफरेंस है प्राइमरी में और सेकेंडरी में। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला आपका स्टार क्यों ट्विंकल करते हैं, दूसरा आपका एडवांस रिलेशन सेट, और तीसरा आपका वाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, यानी क्यों हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं अर्थ के जैसे वो क्यों ट्विंकलिंग नहीं करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को। पहले समझते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर, उसी की क्या बोलते हैं हम, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यानी कि अर्थ एटमॉस्फेयर में जो अलग अलग लेयर हैं एटमॉस्फेयर की, उनकी अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसके कारण जो रिफ्रैक्शन होता है उसको हम समझते हैं। तो इसमें पहला आता है स्टार क्यों ट्विंकल करते हैं। कॉज बाय द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण स्टार्स हमारे ट्विंकल करते हैं। स्ट्रेट देखिए यहाँ पर, स्टार लाइट बेंड एज इट एंटर अर्थ एटमॉस्फेयर कॉजिंग स्टार टू अपीयर द चेंज पोजीशन एंड फ्लिकर। सिंपली क्या होता है, स्टार क्यों ट्विंकल करता है। जब आपका स्टार होता है ना, ये ट्विंकल करता है सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। जो भी स्ट्रेट लाइट आ रही होगी स्टार का, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके क्या हो जाता है, जब यहाँ पर स्टार का स्ट्रेट लाइन आ रहा होता है तो अर्थ का एटमॉस्फेयर में आके बैंड होने लगता है, क्योंकि उनका अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी होता है। जो कि हमको लगता है ना, अगर देखिए स्टार आपका यहाँ पर, एक्चुअल स्टार यहाँ पर है, जब यहाँ पर एक्चुअल स्टार से सन रेज या फिर उसकी लाइट आ रही होती है
तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में बेंड होकर हमारे आँखों में आती है। तो हमारे आँखों से जब हम यहाँ पर स्ट्रेटली देखते हैं तो हमको लगता है कि स्टार यहाँ पर है, और इसी के कारण हमारा क्या होता है, स्टार ट्विंकल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा स्टार का ट्विंकलिंग कैसे होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जो कि क्या है, एडवांस्ड सनराइज और डिलेड सनसेट। क्या है, एडवांस्ड सनराइज और डिलेड सनसेट। इसमें क्या होता है, सन 2 मिनट क्या करता है, पहले क्या करता है, सनराइज करता है और 2 मिनट बाद सनसेट करता है। यानी कि जब सन आपके होराइजन पहले समझ लीजिए, होराइजन एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे हम अगर स्ट्रेट लाइन बना देना तो वो हमारे अर्थ के सरफेस से टच होके जाता है। यानी कि इसके बाद जो अगर कोई भी आदमी यहाँ पे बैठा होगा तो उसको यहाँ पर नीचे नहीं दिखेगा, नीचे उसको कुछ नहीं दिखता है। तो उसी पॉइंट को हम बोलते हैं होराइजन। यानी कि जहाँ पर हमारा जो बादल यानी जो क्लाउड होते हैं ना, आसमान, वो अगर धरती से टच कर देता है तो उसी को हम बोलते हैं होराइजन। और देखिए जब होराइजन से नीचे रहता है आपका सन, तो इसका जो लाइट है, लाइट तो सारी तरफ जा रही है, सारी तरफ इसका लाइट जा रहा है। तो जो जो लाइट अर्थ की तरफ आता है यानी ऊपर आता है ना, वो हमारे एटमॉस्फेयर में आके क्या करता है, रिफ्लेक्ट करके हमारे आँखों में जब जाता है तो हमको लगता है कि सन क्या है, सन यहाँ पर उग गया है। यानी कि हमारे पास क्या आ रही है, सन की रेज आ रही है, तो यानी सन उग गया है। तो इसी के कारण क्या होता है, एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है, वाई प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल। यानी प्लेनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं। सिंपल से रीज़न है क्या, कि प्लेनेट क्या होते हैं, बहुत ही पास होते हैं हमारे, जो कि एक्सटेंडेड सोर्स एवरेजिंग आउट द लाइट वेरिएशन रिड्यूसिंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट। जो भी प्लेनेट होते हैं ना, वो हमारे अर्थ के या फिर हमारे नज़दीक होते हैं, उसी के कारण प्लेनेट जो होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते हैं, और इनके पास खुद की लाइट भी नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर प्लेनेट ट्विंकल नहीं करते हैं। तो आप सिंपल से समझ गए क्यों प्लेनेट नहीं ट्विंकल करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी लास्ट टॉपिक मान लीजिए आपके चैप्टर का, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या करता है, scattering of light occurs when light is observed by the particle and then re-emitted in different direction. स्कैटरिंग ऑफ लाइट तब होता है जब लाइट हमारे पार्टिकल्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर से जब पार्टिकल्स जब वहाँ पर हटते हैं ना, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में लाइट क्या होता है, स्कैटर हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई लाइट आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई पार्टिकल है, तो पार्टिकल क्या करेगा, लाइट को स्कैटर कर देगा अलग अलग डायरेक्शन में। इसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसमें दो टॉपिक पढ़ने हैं आपके, क्या, रेड सन एंड सनराइज सनसेट। जब सनराइज होता है या फिर सनसेट होता है तो सूरज आपका लाल दिखता है, किस कारण होता है, तो ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट सन ट्रेवल्स अ लॉन्गर डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर। जब सनराइज होता है या फिर सनसेट होता है तो सन जो होता है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस चल के आए रहता है। तो ब्लू लाइट इज स्कैटर अवे वाइल रेड लाइट इज अ लॉन्गर वेव लेंथ रीचेस टू द ऑब्जर्व आईज मेकिंग द सन अपीयर्स रेड। जो ब्लू लाइट होती है या फिर वॉयलेट लाइट होती है ना, वो स्कैटर हो जाती है, यानी उसकी वेवलेंथ क्या होता है, उसका वेवलेंथ ज़्यादा रहता है तो वो लाइट, उसका वेवलेंथ कम रहता है तो वो लाइट क्या होता है, स्कैटर हो जाता है आपका ब्लू या फिर वॉयलेट लाइट। और जो रेड लाइट होता है उसका वेवलेंथ ज़्यादा रहता है, तो वो ऑब्जर्वर के आई के पास, यानी जो हम देखते हैं सन को ना, उसके आई के पास आती है, जो कि सन को रेड बना देता है। यानी कि जब आपके ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम रहेगी और रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा रहेगा, तो जो ब्लू लाइट होता है ना, ब्लू लाइट जल्दी स्कैटर हो जाता है और रेड लाइट स्कैटर नहीं होता है। इसीलिए हमारे आई में जब आता है रेड लाइट, तो वो हमको लगता है कि सनसेट के दौरान हमारा जो स्काई है वो रेड दिख रही है। अब बात है ब्लू स्काई। स्काई ब्लू क्यों अपीयर होती है, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द स्मॉल एयर मॉलिक्यूल एंड scatters more and the fine particles. Blue light having a shorter wavelength scatter more than the red light. देखिए हमारे जो सनलाइट होती है ना, वो छोटे एयर के मॉलिक्यूल्स या फिर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उससे क्या होता है, स्कैटर होता है। जिसमें ब्लू लाइट के पास, ब्लू लाइट का छोटा वेवलेंथ होता है तो वो स्कैटर क्या होता है, ज़्यादा होता है, और रेड लाइट का कम होता है तो वो कम स्कैटर होता है। इसीलिए हमको स्काई क्या दिखती है, ब्लू दिखती है। अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक, जो कि आपका टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट सिंपल से क्या होता है, किसी भी पार्टिकल से अगर लाइट टकराएगी तो वो कितना स्कैटर हो रही है, उसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। जब सनलाइट किसी भी मिस्ट या फिर डेंस फॉरेस्ट पास करती है तो वहाँ भी आपका टिंडल इफेक्ट होता है। छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो ब्लू लाइट को स्कैटर कर देते हैं, जो कि बड़े पार्टिकल होते हैं वो रेड लाइट को स्कैटर करते हैं। यही था आपका क्या, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा। अगर आपको ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर कम्प्लीटली समझ आ गया होगा तो आप इस वीडियो को क्या कर दीजिए दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो भी अच्छे से इसको समझ पाएँ, पढ़ पाएँ।
तो चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट हो जाए तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्रीली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो जाए अगर तो आप पूछ लीजिए, रिप्लाई आपको मैं दे दूंगा। तो अगर आपको क्लास समझ आ गई तो अभी तक आपने लाइक कर दिया होगा और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। तो चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं हम कब, नेक्स्ट क्लास में। तो अब आप ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।